हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और साथ ही अपनी पढ़ाई पर बहुत अधिक ध्यान दे रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं बीके राठौर एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी क्लासेज में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 के अंतर्गत विज्ञान में धातु एवं अधातु जो पाठ हमारा चल रहा है उसी पर चर्चा करेंगे। आपने पिछले वीडियो में देखा कि धातुएं जो हैं वो किस प्रकार से क्रिया करती हैं। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए स्टूडेंट्स, आज हम लोग जानेंगे सक्रियता श्रेणी क्या है। आज का टॉपिक हमारा क्या रहेगा? सक्रियता श्रेणी और इसके प्रयोग। तो स्टूडेंट्स, सक्रियता श्रेणी एक ऐसी सूची है जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अनुसार अवरोही क्रम में अर्थात धातुओं की क्रियाशीलता के घटते क्रम में रखा गया है। इसमें सबसे ऊपर जो है वो होता है पोटेशियम और अंत में गोल्ड होता है। तो बाकी बातों में समय न गंवाते हुए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हमारी हेडिंग रहेगी आज सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी, जैसा कि मैंने आपको बताया, सक्रियता श्रेणी वह सूची है, इसके बारे में थोड़ा लिखते हैं। सक्रियता श्रेणी धातुओं की वह सूची है जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में अर्थात घटते हुए क्रम में रखा गया है। अवरोही अर्थात घटते क्रम में रखा गया है। घटते क्रम में रखा गया है। विभिन्न धातुओं द्वारा अन्य लवणों या यूं कहें कि धातुओं द्वारा अन्य धातुओं को उनके लवण विलयन
लवण विलयन से प्रतिस्थापित करने के आधार पर प्रतिस्थापित मतलब हटा देने, तो प्रतिस्थापित करने के आधार पर प्रतिस्थापित करने के आधार पर निम्नलिखित श्रेणी विकसित की गई है। विकसित की गई है जिसे सक्रियता श्रेणी के नाम से जाना जाता है। जिसे सक्रियता श्रेणी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए सक्रियता श्रेणी क्या है? धातुओं की एक ऐसी सूची है जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में अर्थात अवरोही क्रम में रखा गया है। इसमें ऊपर वाली धातु नीचे वाली धातु से अधिक क्रियाशील होती है। तो जो ये श्रेणी विकसित की गई है इसको हम सक्रियता श्रेणी के नाम से जानते हैं। आइए जानते हैं सक्रियता श्रेणी जो है हमारी किस तरह से है। तो ये है सबसे नंबर 1 पर पोटेशियम अर्थात के, दूसरे पर है सोडियम और तीसरे पर है कैल्शियम, फिर है मैग्नीशियम और मैग्नीशियम के बाद में है एल्यूमिनियम, फिर है जिंक और जिंक के बाद में आयरन और उसके बाद में लेड और लेड के बाद में हाइड्रोजन, फिर कांपर और कांपर के बाद में मरकरी, उसके बाद में सिल्वर और लास्ट में है गोल्ड। इनका नाम लिख लीजिए। इसका नाम है पोटेशियम, इसको कहते हैं सोडियम, ये कैल्शियम, ये मैग्नीशियम, यह है एल्यूमिनियम और ये जिंक, आयरन और यह है लेड और यहाँ पर है ये हाइड्रोजन और ये है आपका कांपर और इसके बाद आता है हाइड्रोगेरम यानी कि मरकरी
और उसके बाद आता है सिल्वर यानी कि चांदी, और सबसे अंत में आता है गोल्ड यानी कि सोना। ठीक है स्टूडेंट, तो ये है सक्रियता श्रेणी। इसमें हाइड्रोजन से ऊपर की धातुएं जो हैं वो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील हैं, जबकि हाइड्रोजन के नीचे जैसे कांपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, ये धातुएं जो हैं ये हाइड्रोजन से कम क्रियाशील हैं। इसके लिए स्टूडेंट्स एक ट्रिक है, देखिए ट्रिक क्या है हमारी, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आइए। ठीक है स्टूडेंट, देखिए केदार मतलब पोटेशियम, के से विकसित हो रहा है, नाथ Na से दिखाई दे रहा है जिसको सोडियम कहते हैं, का से कैल्शियम, माली Mg यानी कि मैग्नीशियम, आलू मतलब Al, जरा Zn यानी कि जिंक, फीके मतलब Fe यानी कि जैसे आयरन, और पकाता मतलब प्लैम्बियम यानी कि लेड, है हाइड्रोजन, कौन का मतलब कॉपर, और फिर से है का मतलब हाइड्रोगेरम, आगे का मतलब Ag सिल्वर, Ia Au, ठीक है गोल्ड। इस तरह से ये, तो स्टूडेंट एक ट्रिक है, इसके माध्यम से आपको याद रहेगा अधिक समय तक, तो इसको स्क्रीनशॉट कर लें। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। एक मिनट, अभी स्क्रीनशॉट नहीं करें। अब स्क्रीनशॉट कर लें स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। तो आप लोगों ने अब स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब इसको इरेज करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब हम पढ़ेंगे सक्रियता श्रेणी के अनुप्रयोग। सक्रियता श्रेणी के अनुप्रयोग जानेंगे कि कहाँ कहाँ पर सक्रियता श्रेणी का प्रयोग होता है। तो स्टूडेंट आइए पढ़ते हैं आगे। तो पहला उपयोग है धातुओं द्वारा जल से हाइड्रोजन विस्थापित करने की क्षमता ज्ञात करना।
ज्ञात करना। सक्रिय संधारण का सबसे पहला उपयोग है कि धातुओं के द्वारा या फिर कौन सी धातुएं हैं जो ठंडे या गर्म जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं और कौन सी धातुएं हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों ने सक्रियता श्रेणी को देखा। इसमें मैंने बताया है आपको कि कुछ धातुएं जो हैं वो हाइड्रोजन से ऊपर हैं और कुछ धातुएं हाइड्रोजन से नीचे। तो जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो जल से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं, लेकिन जो धातुएं हाइड्रोजन से नीचे अपना स्थान रखती हैं वो जल से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती हैं। तो आइए पहले थोड़ा लिख लेते हैं इसके बारे में। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर रखी गई धातुएं ठंडे जल अथवा जल वाष्प से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं। जबकि H से नीचे रखी धातुएं जल से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती हैं। ठीक है स्टूडेंट, यह है सक्रियता श्रेणी का पहला उपयोग, ये पता लगाने में कि कौन सी धातुएं जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन बाहर निकालती हैं अर्थात विस्थापित करती हैं और कौन सी धातुएं हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती हैं। तो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर की जो धातुएं हैं वो हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं। आइए इसका एक रासायनिक समीकरण देखते हैं जिससे और अधिक हमको समझ में आएगा। जैसे सोडियम व पोटेशियम ठंडे जल से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं। आइए इनका रासायनिक समीकरण देखते हैं। Na ये क्या है स्टूडेंट? सोडियम होता है, आप सभी जानते हैं। ये क्रिया कर लेगा जब ठंडे जल से, ठीक है,
जब ये ठंडे जल से क्रिया करेगा तो ये बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, और साथ में हाइड्रोजन जो है वो ये विस्थापित करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस है और गैसें हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ती हैं, इसीलिए यहाँ पर ये ऊपर की तरफ तिरका चिन्ह लगाया जाता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हो गए, एक यहाँ पर, तो कुल परमाणु हुए इधर 3, लेकिन 3 की संख्या हम इधर नहीं ला सकते क्योंकि इधर 2 है। अगर हम इसको 2 से भी यहाँ गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर लगा देंगे हम 2, और सोडियम चूँकि यहाँ पर डबल हो गया तो इसलिए 2 यहाँ पर भी लगा देंगे। नाम लिख लेंगे सोडियम जल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसको तो आप जानते हैं हाइड्रोजन है। फिर भी अगर नहीं जानते हैं जो बच्चे, उनके लिए मैं लिख दे रहा हूँ, ये हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन। ठीक है स्टूडेंट, आपको मालूम है स्टूडेंट्स, हमारा ये चैनल विशेष रूप से यूपी बोर्ड की तैयारी के लिए बनाया गया है। अगर आप हमारे चैनल से पढ़ाई करते हैं रेगुलर, तो ये हमारी टीम का दावा है कि आप परीक्षा में एक अच्छा स्कोर प्राप्त करेंगे। साथ ही जो बच्चे पढ़ाई करने में कमज़ोर हैं वो भी हमारे चैनल पर अगर रेगुलर बने रहते हैं तो वो भी परीक्षा में अच्छा स्कोर हासिल करेंगे। लेकिन आप रेगुलर वीडियो देखते हैं तब। कोई भी टॉपिक आप लोग ना छोड़ें। अगर कोई टॉपिक आपसे छूट जाता है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के जिस सब्जेक्ट का वीडियो आपको देखना है उस सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट को खोलें, उसमें आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे। और साथ ही आपके जो साथी कहीं भी यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं तो उनको भी इस चैनल को शेयर करें, जिससे वो भी इस चैनल से जुड़ करके परीक्षा में एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकें। और साथ ही जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और साथ ही घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएं। आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये थी सोडियम की। दूसरी क्रिया क्या हमने लिखी है? पोटेशियम। तो आइए पोटेशियम के साथ भी देख लेते हैं। पोटेशियम, तो पोटेशियम सूत्र क्या है आप जानते हैं कि इसकी क्रिया करा देंगे हम फिर से ठंडे जल के साथ, यानी कि H2O। H2O का मतलब क्या है? जल। और ये भी सेम क्रिया देगा स्टूडेंट्स। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा सबसे पहले, और उसके बाद बनाएगा ये हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ फिर से 3 हो रहे हैं, 2 यहाँ लगा दीजिए और 2 यहाँ लगा दीजिए, साथ ही 2 यहाँ पर भी लगा दीजिए। इसका नाम आप जानते हैं पोटेशियम। और ये जल, इसका नाम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ये हाइड्रोजन गैस। ठीक है स्टूडेंट, एक बार बताएं बिल्कुल सब सही आ रहा है? ठीक है, तो आइए एक और जो है रासायनिक अभिक्रिया देख लेते हैं। ये तो थी ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती हैं, लेकिन कुछ धातुएं ऐसी हैं जैसे आयरन हो गया,
और मैग्नीशियम हो गया, ये गर्म जल या जलवाष्प से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती हैं। तो आइए लिखते हैं थोड़ा, इसको यहाँ से हटाइए, यहाँ लिखिए बी। आयरन व मैग्नीशियम गर्म जल या जल वाष्प से क्रिया करके हाइड्रोजन देती हैं। हाइड्रोजन देती हैं, ठीक है। इनकी रासायनिक अभिक्रिया देख लेते हैं। देखिए ये है आपका आयरन Fe, ठीक है। Fe आप जानते हैं आयरन का संकेत है, और ये क्रिया कर लेगा जल से, और जल से क्रिया करने के बाद ये बनाएगा आयरन ऑक्साइड यानी Fe3O4, Fe3O4। साथ में देखिए क्या बचा, हाइड्रोजन गैस बचती है। हाइड्रोजन गैस जो है वो यहाँ भी विस्थापित होती है। समीकरण संतुलित कर लीजिए। यहाँ पर आयरन के 3 परमाणु हैं तो यहाँ भी 3 लगाइए, और ऑक्सीजन के यहाँ 4 हैं तो यहाँ पर 4 लगाइए। तो हाइड्रोजन आप देख रहे हैं ये भी 4 हो जाती है, तो यहाँ पर भी 4 लगा दीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्या है, ये गर्म जल है अर्थात वाष्प है, या भाप भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो हैं गर्म जल या जलवाष्प से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित कर देती हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी बच्चे। तो मैं आशा करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए अब इसको इरेज करते हैं और दूसरे अनुप्रयोग पर चर्चा करते हैं। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। हम पढ़ रहे हैं इस समय सक्रियता श्रेणी और उसके अनुप्रयोग। अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए, और साथ ही जो भी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको लगता है इस वीडियो को बनाने में कुछ मेहनत की है हमने, तो कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य दें। आइए दूसरे अनुप्रयोग पर चर्चा करते हैं। दूसरा अनुप्रयोग है धातुओं की अन्य धातुओं को उनके लवणों से विस्थापित करने की क्षमता ज्ञात करने में। क्षमता ज्ञात करने में आइए जानते हैं।
धातुएं जो हैं वो अन्य धातुओं को उनके लवणों से कैसे विस्थापित करती हैं, ये थोड़ा लिख लेते हैं। सक्रियता श्रेणी की कोई भी धातु अपने नीचे स्थित धातु के लवण से विस्थापित कर सकती है। सक्रियता श्रेणी की कोई भी धातु अपने नीचे स्थित धातु के लवण से उस धातु को विस्थापित कर सकती है। विस्थापित कर सकती है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए ऊपर की जो धातुएं हैं इसमें से कोई धातु निश्चित नहीं है, कोई भी धातु आप ले लीजिए और उसके नीचे की धातु का लवण ले लीजिए, इन दोनों की जब क्रिया होगी तो ऊपर वाली जो धातु है वो नीचे वाली धातु के लवण में से उस धातु के लवण को हटा देती है। जैसे मैग्नीशियम, जिंक और आयरन, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैग्नीशियम, जिंक और आयरन आदि। ठीक है, एक अभिक्रिया के माध्यम से इसे समझते हैं। आदि धातुएं कॉपर के लवण से कॉपर को विस्थापित कर देती हैं। विस्थापित कर देती हैं। आइए एक अभिक्रिया के माध्यम से इसको और अधिक स्पष्ट रूप से समझते हैं। जैसे CuSO4 आप सभी जानते हैं क्या है, कॉपर सल्फेट विलयन है। कॉपर सल्फेट विलयन है जो कि क्या है, एक लवण है। इसकी क्रिया हो जाती है जिंक से। तो अभिक्रिया होने के पश्चात ये जिंक जो है ये कॉपर को विस्थापित कर देता है और जिंक सल्फेट बनाता है, ZnSO4 प्लस Cu। आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉपर जो था लवण में था, यानी कॉपर सल्फेट था, लेकिन यहाँ पर लवण के विलयन से कॉपर को हटा दिया गया है, विस्थापित कर दिया गया है और कॉपर जो है वो धातु बाहर के निकल जाती है। इस तरह से ये धातुएं जो हैं विस्थापित करती हैं। अब एक अन्य उदाहरण से समझते हैं। ये तो हो गई ऊपर वाले लवणों की बात। तीसरी बात, सक्रियता श्रेणी में कॉपर का स्थान सिल्वर से ऊपर है। ठीक है,
देखिए यहाँ पर मैं क्या पढ़ा, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन आदि धातुएं क्या हैं, कॉपर के लवण को विस्थापित कर देती हैं, क्योंकि ये धातुएं कॉपर से ऊपर स्थित हैं सक्रियता श्रेणी में। लेकिन जो सिल्वर है, आपने देखा कि अंत में सिल्वर और सबसे अंत में गोल्ड आता है, तो ये धातुएं क्या हैं, सक्रियता श्रेणी में कॉपर से नीचे स्थित हैं। इसलिए कॉपर सिल्वर से अधिक सक्रिय है, अधिक सक्रिय है, अतः सिल्वर के लवण से कॉपर सिल्वर को प्रतिस्थापित कर देती है, प्रतिस्थापित कर देती है। प्रतिस्थापित कर देता। आइए इसकी भी रिएक्शन देखते हैं। देखिए ये रहा कॉपर और ये रहा सिल्वर नाइट्रेट विलयन AgNO3। जैसे ही क्रिया होगी ये सिल्वर को बाहर प्रतिस्थापित कर देगा और बनाएगा CuNO3 2 प्लस Ag, ये प्रतिस्थापित हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं नाइट्रेट के 2 परमाणु हैं, तो यहाँ 2 लगा दीजिए और सिल्वर भी चूंकि वहाँ 2 हो रहा है इसलिए यहाँ भी 2 लगा दीजिए। क्या है, कॉपर नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट और ये क्या था, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है स्टूडेंट्स, आशा करता हूं कि आपको सक्रियता श्रेणी के अनुप्रयोग समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आया है तो स्क्रीनशॉट ले लें और नोट्स आप आवश्यक रूप से बनाते रहें, क्योंकि नोट्स ही आपकी सफलता की कुंजी है। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें आप सभी। तो अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास बस यहीं तक। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आप लोग वीडियो लगातार देखते रहें और साथ ही नोट्स आवश्यक रूप से बनाते रहें। मिलेंगे बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।